मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और इजराइल ईरान के टकराव के बीच भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। हालात को बिगड़ते हुए देख भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक्शन लिया है और सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन घुमाया। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से बातचीत हुई है। फुल स्केल टेक ओवर टू परमानेंटली न्यूट्रलाइज ईरान, जो कि एक पेन बन चुका था पूरे दुनिया के लिए। जो स्टेक्स हैं they were never higher than right now। और जो पूरा मिडल ईस्ट का मैप है उसे रीराइट कर रहा है यूएसए का प्रेसिडेंट along with इजराइल। chaos ऑलरेडी स्पिल ओवर होना शुरू हो गया फास्टर देन एनीबडी कुड ट्रैक। बड़ा मुश्किल है कि ईरान में क्या होगा। अभी तो फिलहाल आप जो जंग क्या सूरत इख्तियार करेगी उसके बारे में भी आप कुछ वसूख से नहीं कह सकते। और जो मुल्ला हैं ईरान के, उनकी सपोर्ट बेस भी है, वहाँ पे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ईरान की सोसाइटी का एक तबका उनको सपोर्ट करता है। ईरान युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान युद्ध पर ट्रंप का एक नया दावा सामने आया है। एक झटके में 48 ईरानी नेता ढेर हो गए। कहीं ना कहीं पे एक नई जंग की तैयारी होगी। अब ईरान बिखरा हुआ है, वो कभी इस जगह हमला करता है, कभी उस जगह हमला करता है। आज इजराइल ने फिर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान में हम अपना वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी दफा 144 लगी हुई है। अगर आप देखेंगे दुबई में अगर आग लगी पड़ी है तो पाकिस्तान में भी आग लग रही है। वहां पर सड़कों के ऊपर लोग निकल गए हैं। ये सारे के सारे जिहादी कहां जा रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी है उसको डायरेक्टली अटैक किया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है और सबसे पहली प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी दोहराया कि शत्रुता को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। कहीं ना कहीं पे एक नई जंग की तैयारी होगी। अब ईरान बिखरा हुआ है, वो कभी इस जगह हमला करता है, कभी उस जगह हमला करता है। आज इजराइल ने फिर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान में हम अपना वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी दफा 144 लगी हुई है, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी और वो सारा उस जगह पे वो हो रहा है। ठीक है ना जी। तो ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी रेड जोन जाना चाहते हैं क्योंकि वो आयतुल्लाह खामनाई की वो हो गई है। ये एक तो मैं आपको बात बताऊंगा निशा, वी शुड थैंक आवर लीडरशिप, जिन लोगों ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए लॉन्ग अगो। आप इमेजिन कर लें कि हाउ पीसफुल दिस कंट्री इज। हमारे तो फिर मसले और है ना। देखें, सवाल ये ना कि जितने बड़े एम्बिशंस उतने बड़े चैलेंजेस। तो हमारे एम्बिशंस तो वैसे नहीं है जैसे ईरान के हैं। ईरान तो सीरिया में प्रॉक्सीज बनाता है। आज मैं देख रहा था आयतुल्लाह खामनाई के बारे में, उनकी 86 साल उम्र थी और इन 86 सालों में उन्होंने पूरे के पूरे एक रीजनल पावर ईरान को बनाया। घर में उन्होंने लोगों को दबाया। अमेरिका, इजराइल, अरब वर्ल्ड सबसे लड़ाई ली। ठीक है, मेरे ख्याल में ये सब कुछ एक लोअर स्केल पे भी किया जा सकता था। पाकिस्तान में भी सेक्टेरियनिज्म आई, बहुत कुछ हुआ। ठीक है जी। लेकिन उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत बड़ा बना लिया था। बड़ा मुश्किल है कि ईरान में क्या होगा। अभी तो फिलहाल आप जो जंग क्या सूरत इख्तियार करेगी उसके बारे में भी आप कुछ वसूख से नहीं कह सकते। और जो मुल्ला हैं ईरान के, उनकी सपोर्ट बेस भी है, वहाँ पे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ईरान की सोसाइटी का एक तबका उनको सपोर्ट करता है। फिर ये है कि जो कोई मुमकिन लीडरशिप हो सकती है उस पर भी बहुत से इख्तलाफात हैं कि कौन रिप्लेस करेगा, रिप्लेसमेंट कैसे होगी, यानी कौन आएगा इन मुल्लाओं की जगह। फिर मुल्लाओं में भी ये है कि वो अगर एक टियर जो है वो फारिग हो गया तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा मौजूद है, दूसरा हो गया तो तीसरा मौजूद है। वो पूरा एक उनका एक कार्डराइज्ड एक सिस्टम है, उनका एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक सिस्टम है वहाँ पे। वो कोई शख्सी हुकूमत नहीं है एक बंदे की कि वो चला गया तो उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, वो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और जो वहाँ पे रिप्लेस किसने करना है, अगर फर्ज करें रजीम चली भी जाती है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ईरान में अभी होगा क्या। ये किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है इस वक्त।
जी आरजू। लेकिन सर पाकिस्तान में क्या होगा ये तो हम सोचा जा सकता है, इसलिए कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं मुसलसल, और ऐसे में यकीनन ईरान भी हमारी तरफ देख रहा है। इन्होंने आज भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मैसेज गया है या जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने इजराइल के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका के लिए नहीं, बस एक अफसोस का इजहार किया ऊपरी तौर पे। देखिए ना, हम इस वक्त अमेरिकन कैंप का हिस्सा हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं उनको हम नाराज करना शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी लीडरशिप उनके साथ कमिटमेंट्स कर चुकी है। फिर उसके अलावा जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिन पे अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, हम उनके बहुत करीब हैं। उनसे हमने काफी पैसे वैसे लिए हुए हैं जो हमारे स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, कुवैत से लिए हुए हैं, यूएई से लिए हुए हैं, सऊदीया से लिए हुए हैं। फिर चाइना के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं उनमें हम मुकम्मल तौर पे यानी एक कोई स्टांस नहीं ले सकते। चाइना का भी एक फैक्टर मौजूद है इसमें। तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि खुल के इन्हें एक प्रो सऊदी, प्रो अरब स्टांस लेना पड़ेगा विज़ावी ईरान। और अमेरिका और इसराइल को अब कंडेम करना आसान नहीं रहा। अगर आप इसराइल को कंडेम करते हैं तो फिर आपको अमेरिका को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों अटैक कर रहे हैं ना, सिर्फ इसराइल तो नहीं कर रहा। तो वो आप अभी करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत करीब हो चुके हैं अमेरिका के। अमेरिकी सदर आपकी बड़ी तारीफें भी कर रहा है। इन हालात में बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है, बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल है जिसका आप सामना कर रहे हैं। तो अब देखिए आप, लेकिन हर चीज एक इंतहाई एक फ्लूइड एक स्टेट में है। अभी कुछ भी कहना कि कल को क्या होता है, परसों क्या होता है, बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आज हम मिडिल ईस्ट की बदलती हुई परिस्थितियों को शांत और तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, जहां बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के बीच हालिया बातचीत ने वैश्विक कूटनीति को एक नई दिशा दी है। इस पूरे घटनाक्रम में इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि इंडिया अपनी संतुलित विदेश नीति के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देता है, क्योंकि भारत ऐसे चुनिंदा देशों में है जो दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा हालात में किसी भी गलतफहमी से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है, इसलिए संवाद, संयम और रणनीतिक समझदारी बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि विश्व के कई नेता आपसी संपर्क बनाए हुए हैं ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक शक्ति और वैश्विक मंचों पर उसकी बढ़ती साख उसे एक संभावित मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करती है। हालांकि आधिकारिक बयानों में शांति और स्थिरता पर ही जोर दिया गया है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कूटनीतिक प्रयास संघर्ष को रोक पाएंगे या फिर तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लिए गए फैसले पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। सोचिए, अगर बातचीत सफल होती है तो यह वैश्विक राजनीति में एक नई मिसाल बन सकती है, और अगर नहीं हुई तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे कौन सा कदम उठाया जाएगा और दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी। ऐसे ही विश्लेषण और अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।